जय हिंद दोस्तों, हम लोग आपातकाल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये जो वीडियो होंगे ये रिवीजन वीडियो होगा। हालांकि हम डिटेल से पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। लेकिन क्या है, एक बार जब आप डिटेल से पढ़ लीजिए तो उसका फिर रिवीजन करना। और लक्ष्य, जब हम इतने डिटेल से पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत हमारे लिए नोट्स से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एक नोट्स बराबर है। तो अपने नोट्स का रिवीजन करते रहना चाहिए। तो हमारा ये फर्स्ट रिवीजन होगा। तो क्या है, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान उल्लिखित हैं। बिल्कुल, ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं, इसीलिए ये प्रावधान डाले गए। ठीक है। और संविधान ने इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है, बताया है। इसीलिए ऐसे प्रावधान, जो किसी भी संविधान में जब ऐसे प्रावधान डाले जाएंगे तो उसका मतलब यही होगा, वो एकता और अखंडता के लिए। देखो, हमने क्या हुआ, संसदीय शासन व्यवस्था ली है जो स्थायित्व के मुकाबले उत्तरदायित्व देती है। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था को हमने ये, अब कुछ ना कुछ तो हम लोगों के पास स्थायित्व भी होना चाहिए। तो स्थायित्व को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान होंगे जो एक क्या होता है, मूल ढांचे को बनाए रखें। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, बुखार आ जाता है हम लोगों को, तो शरीर में तापमान बढ़ता है। तो वो शरीर का तापमान शरीर की रक्षा के लिए ही बढ़ता है, ताकि उसमें जो कीटाणु जीवाणु जो भी प्रवेश कर गए हैं उनको नष्ट किया जा सके। बिल्कुल वैसे ही आपातकाल काम करता है। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार शक्तिमान हो जाती है और तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ये संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, मतलब कोई संविधान में क्या होता है, बहुत कुछ संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं होती। हम ऑटोमेटिक ही अपना फेडरल सिस्टम छोड़ के यूनाइटेड सिस्टम की ओर चले जाते हैं, और कुछ टेम्पररी टाइम के लिए, जब तक कि हमारा शरीर फिर से सही ना हो जाए, हमारा संघ फिर से ठीक ना हो जाए, तब तक। सामान्य समय में राजनीतिक व्यवस्था का संघीय स्वरूप से आपातकाल में एकात्मक स्वरूप में इस प्रकार का परिवर्तन भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। इस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्थाएं संघवाद के एक कड़े स्वरूप में है और किसी भी परिस्थिति में ये अपना स्वरूप और आकार परिवर्तित नहीं कर सकती। दूसरी ओर भारत का संविधान समय एवं परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों प्रकार का हो सकता है, और यह इस प्रकार निर्मित किया गया है कि सामान्यतः संघीय व्यवस्था के अनुरूप कार्य करता है, परंतु आपातकाल में यह एकात्मक व्यवस्था के रूप में काम करता है। मतलब सामान्यतः हम संघीय हैं, आपातकाल में एकात्मक है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है, युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। पहले इसको आंतरिक अशांति कह देते हैं। तो 3 प्रकार के आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण अनुच्छेद 352 को राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। 352 का एक नाम क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। और संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया है, 3 प्रकार के आपातकाल, ये 3। ठीक है, तो नंबर 1 कौन सा है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल को राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। किंतु संविधान ने इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा वाक्य का प्रयोग किया है। लेकिन संविधान ने इसके लिए क्या कहा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। दूसरा आपातकाल है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, जिसे हम सामान्यतः राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, जो 356 के तहत आता है। और ये लिखा है, सशस्त्र विद्रोह जो है वो 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा शामिल किया गया। यह परिवर्तन मूल उक्ति आंतरिक विघटन के स्थान पर आया है। तो हम लोग जान ही रहे हैं, बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं हर चीज़ को। इसे दो अन्य नाम से भी जाना जाता है, किसको राज्य आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल। किसको, राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल भी कहते हैं और संवैधानिक आपातकाल कहते हैं। किंतु संविधान ने इसके लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। संविधान में आपातकाल की घोषणा केवल 352 के लिए है, इसके लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, इसलिए हम इसे राष्ट्रपति शासन ही मान के चलते हैं। हालांकि हम जानते हैं इसे भारत की वित्तीय व्यवस्था अथवा साख के खतरे के कारण अधिरोपित आपातकाल वित्तीय आपातकाल है। स्वाभाविक है, जब हमारी क्रेडिबिलिटी को, जब हमारी साख को, जब हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई खतरा होगा तो हम जो आपातकाल लगाएंगे वो वित्तीय आपातकाल होगा। अब डिटेल से पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, जो 352 वाला है। तो 352 की घोषणा का आधार है, यदि भारत की अथवा इसकी किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध के कारण, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो जाए तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वास्तविक युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से पहले भी कर सकता है, यदि वह समझे कि इनका आसन्न खतरा है। मतलब ऐसा होता है कि ऐसा लगने लगा कि
खतरा हो सकता है। राष्ट्रपति को कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, कुछ ऐसे जैसे नेशनल सिक्योरिटी की कोई रिपोर्ट आ जाए या कोई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, ऐसी विश्वसनीय रिपोर्ट जब राष्ट्रपति को मिल जाएगी तो फिर उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कोई भी जैसे हम पे कोई हमला करने वाला है तो हमला होने के बाद ही हम आपातकाल घोषित करें, उससे अच्छा पहले करते हैं और पहले से अपना मजबूती डिफेंस मजबूत कर सकें। ठीक है, उस तरीके की बात है। राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह अथवा आसन खतरे के आधार पर विभिन्न घोषणाएं भी जारी कर सकता है। मतलब हम क्या करते हैं, ऐसी उद्घोषणाएं कब जारी कर सकते हैं, जब युद्ध हो, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, लेकिन कभी कभी आसन खतरे के आधार पर भी कर सकते हैं। जैसे कि हम बुखार जब हमें आता है तो हम उसका टैबलेट तो लेते ही हैं, हमें कोई बीमारी आता है, लेकिन उससे पहले भी तो हम अपना टीकाकरण कराते हैं जब तक कोई बीमारी नहीं आए, ताकि भविष्य में ना आ सके। तो उस तरीके की व्यवस्था है। चाहे उसने पहले से कोई उद्घोषणा की हो या ना की हो, या ऐसी उद्घोषणा लागू हो, यह प्रावधान 1975 में 38वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। यदि आपने पहले वीडियो देखे हैं तो आप ये समझ पाएंगे, नहीं मैं दोबारा समझाता हूँ। ये क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और आसन खतरे के आधार पर विभिन्न उद्घोषणाएं भी जारी कर सकता है। एक दो उद्घोषणा नहीं, विभिन्न उद्घोषणाएं, चाहे उसने पहले से कोई उद्घोषणा की हो या ना की हो, या यदि ऐसी उद्घोषणा लागू हो। और यह प्रावधान हमने कब जोड़ा, 38वें संशोधन 1975 के माध्यम। तो क्या है, 38वें संशोधन की बात हो रही थी। जब राष्ट्रपति, ये सब चीजें 38वें संशोधन 1975 के माध्यम से इंदिरा गांधी ने जोड़ी हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तब इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। लेकिन दूसरी ओर जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, तब इसे आंतरिक आपातकाल जाना चाहिए। तो आपातकाल भी दो प्रकार का है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू हो सकती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा एक तो पूरे भारत पे या फिर भारत के किसी भाग विशेष पे हो सकती है, कोई एक राज्य पे, आधा राज्य पे, एक दो जिला पे, ऐसे हो सकती है। 1976 का जो 42वां संशोधन है उसने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार प्रदान किया। लेकिन पहले शायद संपूर्ण देश पे ही होता था, लेकिन 42वें संशोधन के माध्यम से सब चीजें हुई हैं कि आप इसके किसी भाग पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार दिया। प्रारंभ में संविधान ने राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी का प्रयोग किया था, किंतु यह शब्द बहुत ही अस्पष्ट था, विस्तृत अनुमान वाला था। अतः 1978 के 44 संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया। अतः अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा करना संभव नहीं, जैसा कि 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने किया था। किंतु राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सहमति से ही हो सकती है, न कि मात्र प्रधानमंत्री की सलाह से। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल की सलाह के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की सलाह दी और आपातकाल लागू करने के बाद मंत्रिमंडल को इस घोषणा के बारे में बताया। 1978 का 44वां संशोधन अधिनियम ने प्रधानमंत्री की इस संदर्भ में अकेले बात करने और निर्णय लेने की संभावना को समाप्त करने के लिए इस सुरक्षा का परिचय दिया है। 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा था। तो 1975 का जो 38वां संशोधन था उसने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा था, किंतु इस प्रावधान को 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अथवा इस आधार पर की घोषणा को पूरी तरह बाह्य प्रभाव तथा असंबद्ध तथ्यों पर या विवेक शून्य हठधर्मा के आधार पर की गई हो तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है। मतलब मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति जी ऐसी घोषणा असंबद्ध तथ्यों पर करते हैं या किसी हठ धर्मता के कारण करते हैं तो अदालत में इसको भी चुनौती दी जा सकती है, किसको, आपातकाल की उद्घोषणा को। संसद की अब हमें ठीक है उद्घोषणा हो गई, उद्घोषणा होने के बाद संसद से अनुमोदन लेना होगी। तो अनुमोदन कब लेना होगा उसकी समय अवधि के बारे में जानेंगे। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। प्रारंभ में संसद द्वारा अनुमोदन के लिए दी गई समय सीमा 2 माह थी, किंतु 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे घटाकर 1 माह कर दिया। किंतु आपातकाल जो की उद्घोषणा, इसमें थोड़ा 3-4 नंबर पॉइंट लिखा है कि 352 मंत्रिमंडल शब्द की व्याख्या करता है। इसमें प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों को मतलब कैबिनेट शब्द की व्याख्या कौन करता है, तो 352 करता है, इतना जान लेना आप। और मिनर्वा मिल्स मामला भारत संघ में क्या कहा था, तो वही कि राष्ट्रीय आपातकाल को भी चुनौती दी जा सकती है यदि हठ धर्मता के कारण राष्ट्रपति ऐसा कर रहे हैं।
तो किंतु आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय होती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो अथवा लोकसभा का विघटन 1 माह के समय में बिना उद्घोषणा के अनुमोदन के हो गया हो। तब उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक में 30 दिनों तक जारी रही, जबकि इस बीच राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया। मतलब वही है, जब ऐसे 1 महीने के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, इसका अनुमोदन करना पड़ता है। अनुमोदन करने से पहले हो जाए लोकसभा भंग हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, तो फिर अनुमोदन हम राज्यसभा से कर लेंगे। लेकिन जब अगली लोकसभा का गठन होगा तो उसके लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों तक, पहली बैठक से, ठीक, इतना ध्यान रखना, पहली बैठक से, ना कि शपथ ग्रहण थे, पहली बैठक से 30 दिनों तक हमें क्या पुनः मतलब लोकसभा से अनुमोदन ले लेना है। ठीक है। यदि संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया हो तो आपातकाल 6 महीने तक रहेगा जारी तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जाएगा। आवधिक संसदीय अनुमोदन यह प्रावधान भी 1978 के 44वीं संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। इसके पहले आपातकाल एक बार संसद द्वारा अनुमोदन के पश्चात मंत्रिमंडल की इच्छानुसार प्रभावी रह सकता था। जैसे कि आज जो 360 का आपातकाल है, इसका भी एक बार अनुमोदन हो जाता है 2 महीने पीछे, तो ये अनंत काल तक रह सकता है। ठीक है। बार बार अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में 2 महीना की जगह हमने 1 महीना कर दिया और क्या किया है कि इसको हर 6 महीने में इसका अनुमोदन कराना पड़ेगा और वो भी विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन होगा। ये 44वें संशोधन का परिणाम है। इसके पहले आपातकाल एक बार संसद द्वारा अनुमोदन के पश्चात मंत्रिमंडल की इच्छानुसार प्रभावी रह सकता था, किंतु यदि लोकसभा का विघटन 6 माह की अवधि में आपातकाल को जारी रखने के अनुमोदन के बिना हो जाता है तब उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक में 30 दिनों तक जारी रहती है, जबकि इस बीच राज्यसभा ने इसके जारी रहने का अनुमोदन कर दिया हो तब आपातकाल की उद्घोषणा अथवा इसके जारी रहने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। मतलब आपातकाल की उद्घोषणा अथवा इसके जारी रहने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में, जब आप अनंत काल तक ले जाओगे तो हर 6 महीने में विशेष बहुमत से इसे पारित कराते रहना। ठीक है। उस सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत, विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन के कुल सदस्य का बहुमत तथा सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इस विशेष बहुमत का प्रावधान 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। इससे पूर्व ऐसा प्रस्ताव संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित हो सकता था। पहले साधारण बहुमत से मतलब उपस्थित एवं मतदान करने वालों का बहुमत, जैसे मान लो 500 का मतलब 550 की जो है लोकसभा है उसमें से चलो 300 उपस्थित हुए तो 151 ठीक हो जाएगा पास, मतलब साधारण सामान्य बिल की तरह। ठीक है। एक बार आप अनुमोदन कर दिए किसका, राष्ट्रीय आपातकाल का 2 महीने के अंदर, फिर कभी अनुमोदन नहीं करना। अब क्या अनुमोदन होगा विशेष बहुमत से और फिर 6 महीने बाद फिर से अनुमोदन करो, वो भी विशेष बहुमत से। ठीक है। फिर से करो तो फिर विशेष बहुमत से। ठीक है। इससे पूर्व ऐसा प्रस्ताव संसद के साधारण बहुमत द्वारा हो सकता था। अब आते हैं उद्घोषणा की समाप्ति। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त की जा सकती है और ऐसी उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की ऐसी घोषणा को समाप्त कर देना आवश्यक है जब लोकसभा इसके जारी रहने का अनुमोदन का प्रस्ताव निरस्त कर दे। हाँ, एक तो राष्ट्रपति की घोषणा से हो सकता है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है, लोकसभा इसे जारी रहने के अनुमोदन का जो प्रस्ताव उसे ही निरस्त कर दे, फेल कर दे, तो फिर राष्ट्रपति को ऐसी घोषणा समाप्त कर देना आवश्यक हो जाता है और राष्ट्रपति को ही करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए फिर मैंडेटरी हो जाएगा, करना ही पड़ेगा, वो वाली बात हो जाएगी। यह सुरक्षा उपाय भी 78 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किए गए संशोधन से पहले राष्ट्रपति किसी उद्घोषणा को अपने विवेक से समाप्त करता था तथा लोकसभा का इस संदर्भ में कोई नियंत्रण नहीं होता था। लेकिन 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने यह व्यवस्था भी की है कि यदि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या 1/10 सदस्य स्पीकर को अथवा राष्ट्रपति को यदि सदन नहीं चल रहा हो लिखित रूप से नोटिस दें तो 14 दिन के अंतर उद्घोषणा के जारी रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए सदन की विशेष बैठक विचार विमर्श के उद्देश्य से बुलाई जा सकती है। मतलब ऐसा है, राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है, 550 सदस्यों की तुम्हारी लोकसभा है, राज्यसभा को नहीं है ये अधिकार, लोकसभा को है। ठीक है। तो लोकसभा के 55 सदस्य 1/10 हो जाएंगे। ठीक है। वो आए, सदन नहीं चल रहा होगा तो राष्ट्रपति के पास, सदन चल रहा होगा तो लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएंगे और एक नोटिस देंगे, कहेंगे महाराज 14 दिन आप क्या, जैसे नोटिस देंगे तो क्या होगे, 14 दिन के अंदर उद्घोषणा जारी रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए सदन की विशेष बैठक विचार विमर्श के उद्देश्य से बुलाई जाएगी। फिर क्या होगा, 55 सदस्य कह देंगे, मानो राष्ट्रपति से कह देंगे कि भाई बैठक को बुलाइए, 14 दिन के अंदर अंदर हम लोग इसको उद्घोषणा को समाप्त करेंगे, जो आपातकाल चल रहा है उसे समाप्त करेंगे। तो राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने मिलकर 55 सदस्य जुटा लिए और लोकसभा जो मोदी जी ने लगाई है, मान लो आपातकाल लगाई है मोदी जी ने, तो वो चले जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास, कहेंगे सदन को बुला। अब द्रौपदी मुर्मू 14 दिन के अंदर सदन को बुलाएंगे क्योंकि वो राष्ट्रपति को ऐसा पावर है,
सदन को बुलाने का, ठीक है। तो राष्ट्रपति सदन बुलाएंगे और फिर क्या होगा, फिर होगी वोटिंग होगी। वोटिंग में ये हार जाएंगे, स्वाभाविक है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पास उतने सदस्य नहीं है कि ये हार जीत जाएं, तो ये हार जाएंगे। मान लो ये हार गए तो क्या होगा, तो वो चलता रहेगा आपातकाल। मतलब इनने इतना सदस्य जुटा लिया कि वो जो अनुमोदन है वो पारित ना हो पाए, या उसे अस्वीकृत कर दिया जाए। अनुमोदन को अस्वीकार कर दिया जाए। तो विशेष बैठक या विचार विमर्श के उद्देश्य जो बुलाई जा सकती है, तो वहाँ आपात समाप्त हो जाएगा। मतलब उद्घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव उद्घोषणा के जारी रहने के अनुमोदन प्रस्ताव से निम्न दो तरह से होता है। मतलब अस्वीकार कैसे होंगे, पहला केवल लोकसभा से ही पारित होना आवश्यक है, जबकि दूसरे को संसद के दोनों सदनों से पारित होने की आवश्यकता है। अगर देखो इसमें लोकसभा ही पारित कर दे कि भाई नहीं हमें उद्घोषणा समाप्त करना है, तो फिर राज्यसभा की जरूरत नहीं होगी, वहीं से समाप्त हो जाएगी। लेकिन लगाने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, खत्म करने के लिए केवल लोकसभा की जरूरत होगी। पहले को केवल साधारण बहुमत से स्वीकार किया जाता है, जबकि दूसरे को विशेष बहुमत से स्वीकार किया जाता है, ठीक है। साधारण बहुमत भी हो जाए तो फिर अस्वीकार हो जाएगा, तुम्हारा आपातकाल खत्म हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या होते हैं, अब मान लो राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो प्रभाव क्या होते हैं, ये तो समझ, ठीक है। तो आपात की घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र तथा दूरगामी प्रभाव होते हैं। इन परिणामों को निम्न 3 वर्गों में रखा जा सकता है। केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव होता है, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव होता है तथा मौलिक अधिकारों पर प्रभाव होता है। केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव हम देखते हैं, जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य के सामान्य संबंधों में मूलभूत परिवर्तन होते हैं। इनका अध्ययन 3 शीर्षकों के अंदर किया जा सकता है, कार्यपालक, विधायी और वित्तीय। कार्यपालक में क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र की कार्यपालक शक्तियों का विस्तार राज्य को उसकी कार्यपालक शक्तियों के प्रयोग के तरीकों के संबंध में निर्देश देने तक हो जाता है। मतलब केंद्र निर्देश देगा राज्य को कि आप इस तरीके से कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करो। सामान्य समय में केंद्र राज्य को केवल कुछ विशेष विषयों पर ही कार्यकारी निर्देश देता है, जैसे अनुच्छेद 256 और 257 के तहत। किंतु राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र किसी भी विषय पर राज्य को निर्देश दे सकते हैं, ठीक है। अतः राज्य सरकार केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में होंगी और यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता, पर नियंत्रण पूरा होता है, पर वो बची रहती हैं। विधायी में क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यद्यपि किसी राज्य विधायिका को विधायी शक्ति को निलंबित नहीं किया जाता, यह संसद की असीमित शक्ति का प्रभाव है। अतः केंद्र तथा राज्यों के बाद विधायी शक्तियों को सामान्य वितरण का निलंबन हो जाता है। यद्यपि राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती, संक्षेप में संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। मतलब ऐसा होता है कि विधायी विषय में जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर भी केंद्र क्या बना लेता है, कानून बना लेता है। लेकिन सामान्य काल में जब तक आपातकाल नहीं होगा तो कानून नहीं बना पाता। इसीलिए तो आपातकाल लगाने का फायदा है। केंद्र राज्यों को कोई भी निर्देश देंगे। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को निर्देश दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार के पास जो विषय हैं उनका पे केंद्र की संसद ही कानून बना दे रही है, तो इस तरीके की बात है। हालांकि वो भी बने रहेंगे, वो खत्म नहीं होते हैं। राज्य में जो ममता बनर्जी का शासन है वो बना रहेगा, लेकिन चलेगा इन्हीं का, केंद्र का। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। अब क्या, मोदी जी ने बहुत सारे कानून बना दिए पश्चिम बंगाल के लिए, अब हो गया आपातकाल समाप्त हो गया। तो ममता बनर्जी चाहे तो उससे तुरंत के तुरंत समाप्त कर सकती है, नहीं तो वो 6 महीने में बाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे, जो मोदी जी ने कानून बनाए थे। तो जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू होती है, तब यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर भी कानून बना सकते हैं। ये एक बात है। केवल संसद नहीं, राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर देंगे राज्य सूची के विषय। राज्य की पश्चिम बंगाल की पुलिस के ऊपर कोई अध्यादेश जारी कर दिया तो पुलिस किसका विषय है, राज्य सूची का। इसके अतिरिक्त संसद राष्ट्रीय आपातकाल के परिणाम स्वरूप केंद्र अथवा इसके अधिकारियों तथा प्राधिकारियों को संघ सूची से बाहर के विषयों पर इसके विस्तृत अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को लागू करने की शक्ति तथा कर्तव्य प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होगा, ये तो सब कर ही रहे। इसके अलावा क्या है, संसद राष्ट्रीय आपातकाल के परिणाम स्वरूप केंद्र अथवा इसके अधिकारियों प्राधिकारियों को संघ सूची से बाहर के विषयों पर, ठीक है, संघ सूची से बाहर के विषय पर इसके विस्तृत अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को लागू करने की शक्ति तथा कर्तव्य प्रदान। मतलब क्या होता है, जो काम राज्य सरकार के कर्मचारियों को करना चाहिए तो वो काम अब केंद्र सरकार के कर्मचारी करने लगते हैं। ये बात हो गई। 1976 का 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपरोक्त वर्णित 2 परिणामों कार्यकारी तथा विधायी को केवल आपातकाल लागू होने वाले राज्य तक ही नहीं वरन किसी राज्य में विस्तारित कर सकता है। 42वां संशोधन कह रहा है कि जो कार्यकारी और विधायी जो हम प्रभाव डाल रहे हैं, राज्य सूची के विषय पर कानून बना देंगे, केंद्र किसी राज्य को निर्देश दे सकता है, ये उसी राज्य के लिए नहीं है जो हम जिसके लिए निर्देश दे रहे हैं, बल्कि उसके लिए भी है जिसको हम निर्देश नहीं दे रहे हैं। मतलब जिसके यहाँ आपातकाल नहीं लगा उसके लिए भी ये सब, वहाँ भी ये सब कर सकते हैं, ठीक है। वित्तीय
मतलब 42वें संशोधन कहना है कि उपरोक्त वर्णित दो परिणामों कार्यकारी और विधायी की जो हम बात कर चुके हैं वो केवल आपातकाल लागू होने वाले राज्य तक ही नहीं वरन किसी अन्य राज्य में भी विस्तारित होते हैं। रही बात वित्तीय आपातकाल, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन को कम अथवा समाप्त कर सकते हैं। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। राष्ट्रपति के ऐसे प्रत्येक आदेश को संसद के दोनों सदनों के सभा पटलों पर रखा जाना आवश्यक है। मतलब जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होती है तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को करते हैं संशोधित। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन को कम अथवा समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अभी जो कर दे रहे हैं करों का वितरण 41% उसे कम कर सकते हैं और समाप्त भी कर सकते हैं। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। अतः राष्ट्रपति के ऐसे आदेश को संसद के दोनों सदनों के सभा पटलों पर रखा जाना आवश्यक है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होती है तब लोकसभा का कार्यकाल सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए और कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है ये क्या है, ये हट जाता है, यहाँ पे फिर से ला रहे हैं हम लोग। संसदीय अनुमोदन हम लोग पढ़ चुके थे। आपातकाल की उद्घोषणा अथवा इसके जारी रहने का प्रत्येक प्रतिशत संसद, ये भी पढ़ चुके हैं। उद्घोषणा की समाप्ति भी पढ़ चुके हैं। इसमें कार्यपालक राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें केंद्र की कार्यपालक शक्तियों का विस्तार ये भी पढ़ दिए हैं। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषय पर बनाए गए कानून की समाप्ति के 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती तब यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, वित्तीय आपातकाल में बात करें, इनके विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव की बात कर रहे थे हम लोग। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे, ठीक है, संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं होगा। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है 18 मार्च 1976 को समाप्त होता गया था, उसे 1 वर्ष के लिए 18 मार्च 1977 तक बढ़ाया गया था। यह बढ़ोतरी अधिनियम कालावधि विस्तारण अधिनियम 1976 द्वारा हुई। इसे फिर 1 वर्ष के लिए 18 मार्च 1978 तक बढ़ाया गया। यह लोकसभा कालावधि विस्तारण संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हुई। हालांकि 5 वर्ष 10 माह 6 दिन के विस्तार के बाद जनवरी 1970 को सदन विघटित कर दिया गया। ठीक है, तो कितना बढ़ा था? 5 साल 10 महीना तक ही बढ़ा था। इसी प्रकार राष्ट्रीय आपात के समय संसद किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, किंतु बढ़ा सकते हैं जो कि आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक ही जारी रहेगा। वही बात है, कितने भी साल, लेकिन आपातकाल ही समाप्त होगा तो 6 महीने में सबको समाप्त हो जाएगा। आपके द्वारा बनाए गए कानून भी समाप्त हो जाएंगे, आपकी बढ़ाई हुई अवधि भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, मूल अधिकारों पर प्रभाव की बात करें तो अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 जो है अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों को निलंबन अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। ये 2 प्रावधान निम्नानुसार वर्णित किए जाते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन किस तरह होता है? अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, मतलब अपने आप ही निलंबित हो जाएंगे अनुच्छेद 19 के मूल अधिकार। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात अनुच्छेद 358 कह रहा है। ठीक है, इनके निलंबन के लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रीय आपातकाल लगाओ, ये अपने आप ही निलंबित हो जाएंगे। तब राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से स्वतंत्र होता है। दूसरे शब्दों में राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकता है अथवा कोई कार्यकारी निर्णय ले सकता है। किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर किया है अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को उल्लंघन है, चुनौती नहीं दी जा सकती। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है तथा प्रभाव में आ जाता है। आपातकाल के बाद अनुच्छेद 19 के विपरीत बना कोई कानून अप्रभावी रह जाता है। किंतु आप ये कह रहे हैं कि
अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाएगा तथा प्रभाव में आ जाता है। आपातकाल के बाद अनुच्छेद 19 के विपरीत बना कोई कानून अप्रभावी हो जाता है, किंतु आपातकाल के समय हुई किसी चीज का प्रतिकार नहीं होता है। यहाँ तक कि आपातकाल के बाद भी इसका तात्पर्य है कि न तो समय में होगा आपातकाल के, न बाद में होगा। आपातकाल के दौरान जो भी कांड करेंगे वो कांड हो गया सो हो गया, अब उस पर चर्चा नहीं करो। कुल मिला के बात ये है, इसका तात्पर्य है कि आपातकाल में किए गए विधायी तथा कार्यकारी निर्णय को आपातकाल के बाद भी चुनौती नहीं दी जा सकती। 1978 के 44 संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 की संभावना पर 2 प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रथम, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का युद्ध अथवा वायु आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित होगा, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर पहला प्रतिबंध। दूसरे, केवल उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित हैं चुनौती नहीं दी जा सकती, तथा ऐसी विधियों के अंतर्गत दिए गए कार्यकारी निर्णय को भी चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब आपातकाल जिन विधियों से संबंधित है उन्हीं विधियों को चुनौती नहीं देगी अनुच्छेद 19 में भी, बाकी विधियों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है। अन्य मूल अधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल के मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। मतलब राष्ट्रपति को यह पावर देता है कि मूल अधिकारों से संबंधित मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कोई भी न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर दो। न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करते हैं, ना कि मूल अधिकारों को निलंबित करते हैं, ध्यान रखना। तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं, अब तो उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप में अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित होता है, मतलब रेमेडीज निलंबित होते हैं। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। इसके अतिरिक्त यह निलंबन आपातकाल की अवधि अथवा आदेश में वर्णित अल्प अवधि हेतु लागू हो सकते हैं, और निलंबन का आदेश पूरे देश अथवा किसी भाग पर लागू किया जा सकता है। इस संसद की मंजूरी के लिए प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करना होता है। ठीक है। जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी रहता है तो राज्य उस मूल अधिकार को रोकने और हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकता है या कार्य कदम उठा सकता है। ऐसी किसी भी विधि या कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह संबंधित मूल अधिकार से सामने नहीं रखता है। ऐसे किसी आदेश की अवधि समाप्त होने पर संबंधित विधि को मूल अधिकार के समान ही समाप्त माना जाएगा, परंतु इस आदेश के दौरान बनाई विधि के अंतर्गत किए गए कार्य को इस आदेश के समाप्त होने के बाद कोई उपचार उपलब्ध नहीं होगा। इसका अर्थ है कि आदेश के प्रभाव में किए गए विधायी व कार्यकारी कार्यों को आदेश समाप्ति के उपरांत चुनौती नहीं दी जा सकती। वही बात, जो आपातकाल में हम जो भी कांड करेंगे उसको आपातकाल की समाप्ति के बाद चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है। 44 संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 369 के क्षेत्र में 2 प्रतिबंध लगाए गए। पहला है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकारों को न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं करता। 19 के तहत भी 358 में 2 प्रतिबंध थे। ठीक है, और इसमें भी 2 हैं। अन्य शब्दों में अपराधियों के लिए 2 शुद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार है तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आपातकाल में भी प्रभावी रहेंगे। मतलब 20-21 के अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित होगा, खूब जा सकते हैं। दूसरा, इन अधिकारों को आपातकाल में भी प्रभावी रहेंगे। ठीक है। द्वितीय, केवल उन्हीं विधियों को चुनौती संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित है, उन विधियों को कार्यों को नहीं जो इनके तहत अथवा बनाए गए हैं। मतलब उनमें क्या किया था, अनुच्छेद 19 से कहा था कि भाई उसमें सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति के आधार पर अनुच्छेद 19 से निलंबित नहीं होगा, एक। और दूसरा क्या होगा, अगर निलंबित हो भी गया है तो क्या हो गया, जिस आधार पर मतलब जिन विधियों से संबंधित निलंबित होगा वही विधियों के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, बाकी सभी विधियों के लिए जा सकते हैं। इसमें भी वही बात है, इसमें 20-21 को निलंबित नहीं कर सकते। और दूसरा क्या है, जिन विधियों के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा है वही विधियों तक लागू रहेगा, बाकी विधियां बची रहेंगी। मतलब अगर पुलिस क्या हुआ, ट्रैफिक के लिए लगाई गई है, मान लो पुलिस लगा दी हमने, ट्रैफिक जाम हटवाना है, तो पुलिस का काम हुआ जाम हटवाना ही रहेगा। ये नहीं है कि चोर को भी पकड़ने लगेगा, शराब भी पकड़ने लगे, नहीं भाई, जाम हटाने के लिए लगाएगा तो जाम ही लगाओ। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस होता है वो केवल जाम हटवाएगी, चोर को और शराब को थोड़ी पकड़ती हैं वो, तो वो थाना वाली पुलिस करेगी। बिल्कुल वैसी ही बात है, तुम्हें जो काम के लिए मुक्त किया वही काम करो। ठीक है। जिस विधि के लिए आपातकाल लगा उसी विधि के लिए लागू होगा, सभी विधि के लिए नहीं। पुलिस हो तो हर काम नहीं कर सकते। ठीक है। सीबीआई वाला काम नहीं कर सकते, सबका अपना अपना दायरा होता है, वैसी ही बात है। अनुच्छेद 358 और 359 में क्या अंतर है, तो अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकार संबंधित है, जबकि 359 उन सभी मूल अधिकारों संबंधित जिनका राष्ट्रपति आदेश द्वारा निलंबित हो जाता है। मतलब 359 आदेश के लिए राष्ट्रपति के आदेश से चलता है और 19 तो है स्वतः चलता है, उसके लिए कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकार को निलंबित कर देता है, जबकि 359 मूल अधिकारों को निलंबित स्वतः नहीं करता। यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों को निलंबन कर सकता है। कौन, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल के आधार पर आपातकाल घोषित किया जाता है, में लागू होता है, ना कि आंतरिक आपातकाल।
और जबकि दूसरी बार अनुच्छेद 359 चाहे बाह्य हो चाहे आंतरिक हो, बस राष्ट्रपति का आदेश होना जरूरी है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित करता है, जबकि 359 मूल अधिकारों को निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए ही निलंबित करता है। यह अवधि संपूर्ण आपातकाल की अवधि हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है। ठीक है, 358 संपूर्ण देश में तथा 359 संपूर्ण देश के किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है। 358 सीधे संपूर्ण देश में अपने आप ही लागू हो जाता है। 358 अनुच्छेद 19 को पूर्णतः निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 20 और 21 के निलंबन को लागू नहीं करता है। ठीक है, अनुच्छेद 358 राज्य को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से सामने नहीं रखने वाले नियम बनाने अथवा कार्यकारी कदम उठाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 359 केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया। मतलब 358 राज्य को 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों को सामने नहीं रखने वाले नियम बनाने अथवा कार्यकारी कदम उठाने का अधिकार देता है, जबकि 359 केवल उन्हीं का रहेगा जिनमें आदेश पारित किया है। तो 358 हो गया, एक तो पूरी तरह से पूरे ही अनुच्छेद 19 पूर्ण रूप से लागू होगा, पूर्ण रूप से ही राज्य को कहेगा 19 को नहीं मानो, 19 के खिलाफ आदेश जारी करो, और कहेगा क्या पूरे ही भारत पे लागू होगा। 359 में राष्ट्रपति जैसे जैसे कहेंगे बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, राष्ट्रपति पूरे भारत के कहेंगे तो पूरे भारत पे, आधे की कहेंगे तो आधे पे, पूरे राष्ट्रीय आपातकाल के समय कहेंगे तो पूरे राष्ट्रपति आपातकाल के समय, आधे के समय कहेंगे तो आधे के समय, या 1 महीना के लिए कहेंगे तो 1 महीना के लिए समय, जैसे राष्ट्रपति कहेंगे वैसे होगा। 359 ये बात है। 358 359 में ये विरोधाभास है, इनके अलावा कुछ समानता भी है। वे उन्हीं विधियों को चुनौती से अनुमति देते हैं जो आपातकाल से संबंधित हैं, उनको नहीं जो आपातकाल से संबंधित नहीं। ऐसी विधियों के अंतर्गत कार्यों को भी दोनों अनुच्छेद संरक्षण देते हैं। ठीक है, जो आपातकाल से संबंधित है वही विधियों की बात करो, अन्यथा बात मत करो। ठीक है, अब तक की गई घोषणाएं क्या है? इस प्रकार के आपातकाल अभी तक 3 बार 62, 71 और 75 में घोषित किए गए हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल 62 में नेफा पे लगा था, और पहला राष्ट्रपति शासन पेप्सू पंजाब पे लगा था। ठीक, वो राष्ट्रपति शासन है, ये राष्ट्रीय आपातकाल है। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में चीनी आक्रमण के कारण लागू किया गया था पहला राष्ट्रीय आपातकाल। कब नेफा पे, और नेफा पे कब किया था? 1962 में। ठीक है, यह जनवरी 1968 तक जारी रहा। 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं हुई। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप जारी हुआ। यद्यपि यह आपातकाल प्रभावी था, किंतु एक तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल जून 1975 में लागू हुआ था। दूसरी और तीसरे दोनों ही आपातकाल की घोषणा मार्च 1970 तक समाप्त हो गई। पहले दो आपातकाल 1962 और 1971 बाह्य आक्रमण के आधार पर, जबकि तीसरा आपातकाल 1975 आंतरिक उपद्रव के आधार पर था। कुछ लोग पुलिस और सशस्त्र बलों को उनके कार्य तथा नित्य कर्तव्यों के विरुद्ध भड़का रहे थे। ठीक है, इसलिए आंतरिक अशांति पर लगाया आपातकाल, और एक सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा। उस समय आपातकाल में अधिकारों को दुरुपयोग के विरुद्ध व्यापक विरोध हुआ। आपातकाल के बाद 77 में मतलब सरकार अधिकारों का दुरुपयोग कर रही थी। ठीक है, आपातकालीन अधिकार है, उनका दुरुपयोग हो रहा था। इसीलिए 77 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी हार गई और जनता दल सत्ता में आया, और जनता दल ने 1975 में घोषित आपातकाल के कारणों तथा परिस्थितियों का पता लगाया। इसके लिए किया सहाय आयोग का गठन। सहाय आयोग ने कहा ये तर्कसंगत नहीं है, और तर्कसंगत नहीं है, तो 44 में संशोधन 1978 आया। इसने आपातकालीन अधिकार को दुरुपयोग को रोकने के लिए कई उपाय कर दिए। ठीक है, जो पहले बताए हैं मैंने। अब आते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के आरोपण का आधार क्या? अनुच्छेद 355 प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने और सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार चल रही है। इस कर्तव्य के अनुपालन के लिए केंद्र अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। यह सामान्य रूप में राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है, जिसे राज्य आपात संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 आधारों पर घोषित होता है। एक तो अनुच्छेद 356 में उल्लेखित है, दूसरा 365 में। ठीक है, 2 आधारों पर राष्ट्रपति शासन लगता है। इसे थोड़ा और देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 आधारों पर घोषित होता है। एक 356 में उल्लेखित है, दूसरा 365 में उल्लेखित है। ठीक है, 356 क्या कहता है? राष्ट्रपति घोषणा जारी करने का अधिकार देता है कि यदि वह आशंका है कि स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या फिर बिना रिपोर्ट के दूसरे ढंग से प्रतिक्रिया कर सकता है। मतलब अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने उसे प्रभावी करने असफल होता है, तो यह राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि उस स्थिति को संभाले जिसमें अब राज्य सरकार संविधान के प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रही है। ठीक है, रही बात संसदीय अनुमोदन समय अवधि की, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति शासन का घोषणा पत्र लोकसभा के विघटित होने के समय जारी होता है या लोकसभा 2 माह के भीतर बिना घोषणा पत्र के स्वीकृत या विघटित हो जाती है, तब घोषणा पत्र के लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन तक बना रहता है, बशर्ते राज्यसभा ने इसे निश्चित समय में स्वीकृत कर दिया हो।
यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलेगा। इस अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यदि 6 माह की अवधि में यदि लोकसभा राष्ट्रपति शासन को जारी कर रखने के प्रस्ताव को मंजूर किए बिना विघटित हो जाती है तो यह घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक के 30 दिन तक लागू रहेगी, परंतु इस अवधि में राज्यसभा द्वारा इसे मंजूरी देना आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन या सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, अर्थात सदन में सदस्यों की उपस्थिति मतदान का बहुमत। 44 संशोधन 1978 में संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के बाद भी जारी रखने की शक्ति पर प्रतिबंध लगाया तो एक प्रावधान जोड़ा कि इसमें प्रावधान किया कि 1 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए केवल तब बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष के पश्चात, यानी आप तुम्हें 1.5 साल तक लगाना है। 1 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए केवल तब बढ़ाया जब 2 वर्ष पूरी हो, यदि पूरे भारत में पूरे राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो, चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए कठिनाई उपस्थित है, तब 1 वर्ष से ज़्यादा जाओगे आप, ठीक है। राष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को किसी भी समय परवर्ती घोषणा द्वारा वापस ले सकता है, ऐसी घोषणा के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति शासन के परिणाम क्या होते हैं? जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियां प्राप्त होगी और राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में लेगा और इसे राज्यपाल और अन्य कार्यकारी प्राधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। किसको? राष्ट्रपति को। और वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करे और वे सभी आवश्यक कदम उठा सकता है जिसमें राज्य के किसी भी निकाय प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबन करना शामिल है। मतलब राज्य के किसी भी निकाय के प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित कर सकता है, राज्य की लोक सेवा को निलंबित कर सकता है, राज्य के चुनाव आयोग को निलंबित कर सकता है, कुछ ऐसी बातें हैं। अतः जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है और राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। मतलब राज्य के सचिव जो है, राज्य के कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, उनकी सहायता से कोई सलाहकार अर्थात राज्यपाल चलाएंगे, ठीक है। यही कारण है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कोई घोषणा राज्य में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को व्यक्तिगत अथवा निलंबित कर सकता है। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद को पहले ही भंग कर देंगे, फिर अब आगे विधानसभा की बात तो विधानसभा को भी निलंबित कर सकते हैं या विघटित भी कर सकते हैं। संसद राज्य के विधेयक को और बजट प्रस्ताव को पारित करती है। जब कोई राज्य विधानसभा इस प्रकार निलंबित हो अथवा विघटित हो तो संसद राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा उल्लिखित किसी अधिकारी को दे सकती है। तो संसद राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को अथवा उनके द्वारा उल्लिखित किसी अधिकारी को दे सकती है। जब कोई राज्य विधानसभा निलंबित हो, संसद या किसी प्रतिनिधि मंडल के मामले में राष्ट्रपति या अन्य कोई प्राधिकारी केंद्र अथवा इसके अधिकारियों और प्राधिकरण पर शक्तियों पर विचार करने और कर्तव्य को निलंबन के लिए विधि बना सकते हैं। मतलब संसद या किसी प्रतिनिधि मंडल के मामले में राष्ट्रपति या अन्य कोई प्राधिकारी केंद्र अथवा इसके अधिकारियों और प्राधिकरण पर शक्तियों पर विचार करने और कर्तव्य को निलंबन के लिए विधि बना सकते हैं। विघटन होने की स्थिति में राज्य में नई विधानसभा के गठन के लिए नए चुनाव होंगे, ठीक है। जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़ी राज्य के संचित निधि के प्रयोग को अधिकृत कर सकता है। मतलब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े राज्य की संचित निधि के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है। मतलब राष्ट्र संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़ा होगा कोई राज्य का बिल तो उसके लिए संचित निधि के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है। 357 का 1 का सी, राष्ट्रपति अथवा संसद अथवा अन्य किसी विशेष प्राधिकारी द्वारा बनाए कानून राष्ट्रपति शासन के पश्चात भी प्रभाव में रहेगा। अर्थात ऐसा कोई कानून जिस अवधि में प्रभावी है राष्ट्रपति शासन की घोषणा की समाप्ति पर अप्रभावी नहीं होगा, परंतु इसे राज्य विधायिका द्वारा वापस अथवा परिवर्तित अथवा पुनः लागू किया जा सकता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति को संबंधित हाईकोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती और उनमें संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकता। अन्य शब्दों में राष्ट्रपति शासन की अवधि संबंधित हाईकोर्ट की स्थिति पर या स्तर या शक्तियों और कार्य पर प्रभावी रहती है। तो राष्ट्रपति शासन की अवधि में हाईकोर्ट की स्थिति से स्तर शक्तियों कार्य क्या रहेंगे? प्रभावी रहेंगे। हाईकोर्ट में कोई फर्क न पड़ने वाला भाई। अब हम तुलना करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रीय आपातकाल केवल तब घोषित किया जाता है जब भारत अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा पर मतलब ये खतरा हो। और इसे कब घोषित करेंगे राष्ट्रपति शासन को? जब इसकी घोषणा तब की जाए जब किसी राज्य सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही हो, इसका कारण युद्ध, बाह्य आक्रमण, सैन्य विद्रोह ना हो, ठीक है। केवल युद्ध के कारण नहीं, सेना आक्रमण, सैन्य विद्रोह के कारण नहीं, केवल अन्य कारण से संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, ठीक, तब राष्ट्रपति शासन, नहीं तो आपातकाल लग जाएगा। इस स्थिति में राज्य कार्यपाल का बर्खास्त हो जाएगी और तथा राज्य विधायिका निलंबित हो जाती है अथवा विघटित हो जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य के प्रशासन चला रहे हैं तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। संक्षेप में राज्य की कार्यकारी विधायी शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं।
इसके अंतर्गत संसद राज्य के लिए नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त अन्य किसी प्राधिकारी को सौंप सकता है। अब तक यह पद्धति रही कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य संसद के लिए चुने गए सदस्यों की सलाह पर विधियां बनाता है। ये कानून राष्ट्रपति के नियम के रूप में जाने जाते हैं। मतलब अब तक ये रही, मतलब राष्ट्रपति की पावर ये है कि संसद राज्य के लिए नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति तो उसके द्वारा नियुक्त अन्य किसी प्राधिकारी को सौंप सकता है। तो संसद सौंपेगा, या तो राष्ट्रपति बना ले या फिर राष्ट्रपति जो बोले उसे वो बना ले। अब तक यह पद्धति है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य संसद के लिए चुने गए सदस्यों की सलाह पर विधियां बनाता है। राष्ट्रपति ही बनाएगा, एक राज्यसभा के 20 सदस्य जो उस राज्य के लिए चुने गए हैं। ठीक है, यह कानून राष्ट्रपति के नियम के रूप में जाने जाते हैं। इसके लिए अधिकतम 3 वर्ष की अवधि निश्चित की गई है। इसके पश्चात इसकी समाप्ति तथा राज्य में सामान्य संवैधानिक तंत्र की स्थापना हो जाती है। इसके तहत केवल उस राज्य पर जहां आपातकाल लागू हो केंद्र के बीच संबंध परिवर्तित होते हैं। इसको घोषणा करने अथवा इसे जारी रखने से संबंधित सभी ये प्रस्ताव संसद के सामान्य बहुमत द्वारा पारित होते हैं, विशेष बहुमत से नहीं। यह नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। मूल अधिकारों से कोई मतलब नहीं है राष्ट्रपति शासन का, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति इसे स्वयं ले सकते हैं। ठीक है, अब 1977 को हम देख लेते हैं। 1977 में आंतरिक आपातकाल के पश्चात लोकसभा के चुनाव हुए, तब सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी चुनाव में हार गई। 77 में क्या हुआ? आंतरिक आपातकाल के पश्चात लोकसभा के चुनाव हुए, तब सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी चुनाव में हार गई और जनता पार्टी सत्तारूढ़ हो गई। और लालू देसाई की नेतृत्व वाली नई सरकार ने कांग्रेस शासित 9 राज्यों में इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया कि विधानसभाएं जनमत खो चुकी हैं। जब 1980 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो उसने भी इसी आधार पर 9 राज्यों को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। सन 1992 में बीजेपी शासित राज्यों मध्य प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया कि ये राज्य केंद्र द्वारा धार्मिक संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों का अनुपालन करने में असमर्थ हो रहे थे। मुंबई केस में उच्चतम न्यायालय ने अपने दूरगामी निर्णय में राष्ट्रपति शासन घोषणा का इस आधार पर अनुमोदन किया कि धर्मनिरपेक्ष संविधान का मूल विशेषता है, परंतु न्यायालय ने 1988 में नागालैंड, 1989 में कर्नाटक एवं 1991 में मेघालय में राष्ट्रपति शासन को वैध नहीं ठहराया। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस प्रावधान के आलोचकों को उत्तर देते हुए आशा व्यक्त की थी कि अनुच्छेद 356 की यह उग्र शक्ति एक मृतपत्र है और इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में होगा। केंद्र को उसके हस्तक्षेप से प्रतिबंधित करना चाहिए, क्योंकि यह प्रांत की संपूर्णता पर आक्रमण आना जाएगा। यह एक सैद्धांतिक प्रतिज्ञा है जिसमें हमें उन कारणों को मानना पड़ेगा कि हमारा संविधान एक संघीय है। ऐसा होने पर यदि केंद्र प्रांतीय प्रशासन में कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं तो यह संविधान द्वारा केंद्र पर लागू प्रावधान के अंतर्गत होना चाहिए। मुख्य बात यह है कि हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसे अनुच्छेद कभी भी प्रयोग में ही न लाए जाएँ और वे एक मृतपत्र हों। यदि कभी उनका प्रयोग होता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्रपति, जिसमें ये सभी शक्तियाँ दी गई हैं, प्रांत के प्रशासन को निलंबित करने से पूर्व उचित सावधानी जरूर बरतें। हालांकि अनवर्ती घोषणाओं से स्पष्ट है कि जैसे संविधान का मृतपत्र भीमराव अम्बेडकर ने माना था, वही राज्य सरकार और विधानसभा के विरुद्ध एक घातक हथियार सिद्ध हुआ। इस संदर्भ में संविधान सभा के एक सदस्य HB कामत ने कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर तो जीवित नहीं है, परंतु ये अनुच्छेद अभी भी जीवित है। इसकी न्यायिक समीक्षा की बात करें तो 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति संतुष्ट किया जाएगा अथवा इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 1978 के 44वें संशोधन से इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। मतलब आर्थिक संशोधन कह रहा था, यह प्रावधान कर दिया गया था अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा तथा इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। लेकिन 78वां कह रहा है कि 1944वां कह रहा है इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं, उसको हमने समाप्त ही कर देंगे। 1978वां कह रहा है। मुंबई मामले में उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, कौन सा मामला? मुंबई मामला। उच्चतम न्यायालय क्या कर रहा है? 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी निर्णय ले रहा है। राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा के योग्य है। राष्ट्रपति की संतुष्टि तर्कसंगत आधारों पर आधारित होना चाहिए। राष्ट्रपति कार्य पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है यदि वह अतार्किक अथवा अन्यथा आधार पर आधारित है अथवा यह दुर्भावना या तर्क विरुद्ध पाया जाए। केंद्र पर यह जिम्मेदारी है कि राष्ट्रपति शासन को न्यायिक सिद्ध करने के लिए तर्कसम्मत कारणों को प्रस्तुत करें। न्यायालय यह नहीं देख सकता कि संसाधन सही है या पर्याप्त है, अब तो यह देखता है कि कार्य तर्कसम्मत है अथवा नहीं। यदि न्यायालय राष्ट्रपति घोषणा को असंवैधानिक और अवैध पाता है तो उसे विकृत राज्य सरकार को पुनः स्थापित करने और निलंबित अथवा विकृत विधानसभा को पुनः बहाल करने का अधिकार है। ठीक है, राज्य विधानसभा को केवल तभी विकृत किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाए।
मतलब न्यायालय क्या कर सकता है, अगर वह देख लेगा कि यह संवैधानिक घोषणा थी तो वह विघटित राज्य सरकार को पुनः स्थापित कर देगा, फिर से मुख्यमंत्री बना देगा, विधानसभा का फिर से बहाल कर देगा। राज्य विधानसभा केवल तभी विघटित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाए। जब तक ऐसी घोषणा को मंजूरी नहीं प्राप्त होती, राष्ट्रपति विधानसभा को केवल सस्पेंड करेंगे, विघटित नहीं करेंगे। ठीक है। यदि संसद इसे मंजूरी देने में असमर्थ हो तो विधानसभा पुनर्जीवित हो जाती है। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल विशेषता आता है, यदि कोई राज्य सरकार सांप्रदायिक राजनीति करती है तो उस पर कार्रवाई होगी। राज्य सरकार का विधानसभा में विश्वास मत खोने का प्रति संसद में निश्चित किए जाना चाहिए। जब तक ना हो तब तक मंत्रिपरिषद बनी रहेगी। राज्य सरकार का विधानसभा में विश्वास मत खोने का प्रति संसद में ही निश्चित करना चाहिए। जब तक यह ना हो तब तक मंत्रिपरिषद बनी रहेगी। जब केंद्र में कोई नया राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो उसे राज्य में अन्य दलों की सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 356 की अधीन शक्तियाँ विशेष शक्तियाँ हैं, इनका प्रयोग विशेष परिस्थिति में अदा ही होना चाहिए। उपयुक्त और अनुपयुक्त प्रयोग के मामले सरकार यह है कि केंद्र संबंध की रिपोर्ट जो है वो हम देख लेंगे, वो तो ठीक है। उपयुक्त अनुप्रयोग के मामले हम ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। आप देखते हैं वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है यदि वह संतुष्ट हो गई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें भारत अथवा उसकी किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय खतरे में है। आर्थिक संशोधन 1975 में कहा गया कि राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है तथा किसी भी न्यायालय में किसी आधार पर प्रश्न योग्य नहीं। परंतु 44वें संशोधन अधिनियम 1978 इस प्रावधान को समाप्त कर कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति भी संतोष अंतिम और निर्णायक है, किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्न योग्य नहीं है। 44वें संशोधन 1978 इससे संबंध भी न्यायिक समीक्षा की घोषणा कर दी, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल में किया था, बिल्कुल वैसे ही कर दिया। यह राष्ट्रपति शासन में जो था। संसदीय अनुमोदन एवं समय अवधि की बात करें, वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना चाहिए। यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के दौरान लोकसभा विघटित हो जाए तो 2 माह के भीतर लोकसभा की विघटित हो जाए तो घोषणा पुनर्गठन लोकसभा की प्रथम बैठक के 30 दिन तथा ऐसी अवधि में राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक है। एक बार यदि संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाए तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए प्रभाव करेगा और जब तक इसे वापस न ले। 2 बातों को इंगित करता है, अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं करता, इसे राज्य के लिए जारी रखने की संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए, अर्थात सदन में उपस्थित सदस्यों को उपस्थित मतदान का बहुमत। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा वापस ली जा सकती है। ऐसी घोषणा को किसी संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय आपातकाल का क्या प्रभाव है? वित्तीय आपात की प्रवर्ती घोषणाएं इस प्रकार है। केंद्र की कार्यकारी शक्ति इस सीमा तक विस्तारित होती है कि किसी राज्य को वित्तीय औचित्य के सिद्धांत को पालन करने को निर्देशित करना चाहिए और किसी भी राज्य के लिए ऐसे निर्देश देने राष्ट्रपति आवश्यक समझे। मतलब वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या? वित्तीय आपात की परवर्ती घटनाएं इस प्रकार है। केंद्र की कार्यकारी शक्ति इस सीमा तक विस्तारित होती है और किसी राज्य के वित्तीय औचित्य के सिद्धांत में पालन को निर्देशित कर सकता है। किसी भी राज्य के लिए ऐसे निर्देश जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझे। ऐसे किसी भी निर्देश में इन प्रावधानों का उल्लेख हो सकता है कि राज्य की सेवा में किसी अथवा सभी वर्गों को सेवकों को वेतन भत्ते काटो। राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राष्ट्रपति विचार हेतु लाए गए सभी धन विधेयकों तथा अन्य वित्तीय विधेयकों को आरक्षित रखोगे। वो पहले क्या क्या निर्देश दे रहे थे? 2 प्रकार के निर्देश पहले दे रहे थे। पहले का केंद्रीय कार्यकाल मतलब वित्तीय आपात की प्रवर्ती घटना निम्न प्रकार है। केंद्रीय कार्यकारी शक्ति इस सीमा तक विस्तारित होती है कि राज्य को वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का पालन करने को निर्देश करेगी। दूसरे राज्य के ऐसे निर्देश जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझे। राष्ट्रपति क्या क्या आवश्यक समझ सकते हैं वो देखते हैं। तो राष्ट्रपति आवश्यक समझेंगे कि राज्य की सेवा के लोगों को वेतन काटो। फिर कहेंगे राज्य विधायिका द्वारा पारित राष्ट्रपति के विचार लाए गए सभी धन विधेयकों को आरक्षित कर दो। फिर कहेंगे राष्ट्रपति वेतन भत्तों में कटौती निर्देश जारी करें और केंद्र की सेवा में लगे भी लोगों के वेतन काट दो। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन काट दो। ये बात रहेगी। अतः वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण। संविधान सभा के एक सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने कहा वित्तीय आपात राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है। संविधान में इसे शामिल करने के कारणों को व्याख्या करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि यह अनुच्छेद न्यून आधिकारिक रूप से 1933 में पारित संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय रिकवरी कानून मतलब ये था यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय रिकवरी कानून कहे जाने वाले ढांचे की तरह है, जिसने राष्ट्रपति को आर्थिक एवं वित्तीय दोनों तरह की परेशानियों को समाप्त करने के लिए समान प्रावधान बनाने की शक्ति दी। ठीक है। इसने अति शक्तिहीनता के परिणामस्वरूप अमेरिकी लोगों को पीछे छोड़ दिया है। अब तक वित्तीय संकट घोषित नहीं हुआ, जब 91 में वित्तीय संकट आया था, घोषित नहीं हुआ बस।
आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को संसद के निम्न आधार पर आलोचना की। संविधान का संघीय प्रभाव नष्ट होगा तथा केंद्र सर्वशक्तिमान बन जाएगा। ठीक है। राज्यों की शक्तियां एकल और संघीय दोनों पूरी तरह से केंद्रीय प्रबंधन के हाथ में चली जाएंगी। राष्ट्रपति तानाशाह बन जाएगा। राज्यों की वित्तीय स्वच्छता निरर्थक हो जाएगी। मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। संविधान का प्रजातंत्र आधारशिला नष्ट हो जाएगी। राष्ट्रपति तानाशाह, राज्य की वित्तीय स्वच्छता निरर्थक, मूल अधिकार अर्थहीन, संविधान की प्रजातंत्र आधारशिला नष्ट, राज्यों की शक्तियां केंद्र के हाथों में चली जाएंगी। ठीक है। और पहला क्या है, तो पहला भी देख लेते हैं। संविधान का संघीय प्रभाव नष्ट हो जाएगा। केंद्र सर्वशक्तिमान, पहले तो एकात्मक होंगे, संघीय नष्ट, केंद्र सर्वशक्तिमान। दूसरा, एकल और संघीय दोनों पूरी तरह से केंद्र के प्रबंधन में। राष्ट्रपति बनेंगे तानाशाह और राज्यों की वित्तीय स्वच्छता होगी निरर्थक, मूल अधिकार हो जाएंगे खत्म, संविधान की प्रजातंत्र आधारशिला हो जाएगी नष्ट। था एचपी ने मत प्रकट किया, मुझे डर है कि ऐसे एकल अध्याय द्वारा हम एक संपूर्ण राज्य की नींव डाल एक ऐसे संपूर्ण राज्य की नींव डाल रहे हैं जो एक पुलिस राज्य होगा, एक ऐसा राज्य जो उन सभी सिद्धांतों और आदर्शों को पूर्ण विरोध करे जिसके लिए हम पिछले दशकों से लड़ते रहे हैं। एक राज्य जहाँ सैकड़ों मासूम महिलाओं पुरुषों को स्वतंत्रता के अधिकार सदैव संशय में रहेंगे। जहाँ एक राज्य कहीं शांति होगी तो वही कब्र में होगी और शून्य अथवा रेगिस्तान में होगी। यह पुरस्कार और दुख का दिन होगा जब राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करके जिनको विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में कोई साम्य नहीं है। केटी शाह कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया पतन का एक अध्याय है। मैंने पाया जो किसी ने नहीं कहा, परंतु दो विभिन्न धाराएं हैं। केंद्र को इकाइयों के विरुद्ध विशिष्ट शक्ति मिल जाएगी और सरकार को इन लोगों के विरुद्ध सशक्त करना। टीटी कृष्णाचार्य ने भय प्रकट किया, इन प्रावधानों के द्वारा राष्ट्रपति एवं कार्यकारी संवैधानिक तानाशाही का प्रयोग करेंगे। हृदयनाथ कुंजरू ने कहा, वित्तीय आपातकाल के प्रावधान राज्य की वित्तीय स्वच्छता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करेंगे। हालांकि संविधान सभा में इन प्रावधानों के समर्थक भी थे, अतः अल्लादी कृष्ण स्वामी ने संविधान का जीवन साथी, महावीर त्यागी ने इसे रक्षा बल्ब और संविधान की रक्षा करने की सहायता करेंगे। ठीक है, ये ऐसे बताया है। जबकि बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में आपातकालीन प्रावधान के बचाव में इनके दुरुपयोग की संभावना को व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं पूर्ण रूप से इनकार नहीं करता है अनुच्छेदों का दुरुपयोग नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य के लिए इनका प्रयोग की संभावना है। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा संबंधित है। 353 उस घोषणा के प्रभाव की बात करता है। 354 राजस्व वितरण के संबंधित प्रावधान की बात करता है। 355 राज्यों के बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अवस्था सुरक्षा संबंधी संघीय कर्तव्य की बात करता है। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की स्थिति संबंधी बताता है। 357 क्या करता है, 356 के अंतर्गत जारी घोषणा की विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है। 358 आपातकाल में अनुच्छेद 19 के प्रावधान को स्थित करता है। 359 आपातकालीन भाग 3 प्रदत्त अधिकारों को लागू करता है, स्थित करता है। 367 इस भाग को पंजाब राज्य पर भी लागू करता है। 360 वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान जारी करता है। तो इस प्रकार होगा तुम्हारा राष्ट्रपति शासन खत्म। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, अगले वीडियो में। धन्यवाद।